क्योंकि आपने पीढ़ी दर पीढ़ी की बात की है और मानसिकता कैसे बनती है पीढ़ी दर पीढ़ी, उसमें एजुकेशन का, पाठ्यक्रम का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। जो पाठ्यक्रम हम पढ़ते हुए आए हैं उसमें क्या क्या पढ़ाया गया है उस पर कई बार चर्चा की जा चुकी है और आपसे बेहतर कौन जानेगा, क्योंकि आपको मैंने कई डिबेट्स में बोलते सुना है। ये व्यवस्था कैसे बदलेगी, क्योंकि इसी से आने वाली पीढ़ियों को सच पता लगेगा और तभी जाके एक मानसिकता भी बदलेगी। देखिए, मैं कह सकता हूं पांचजन्य जो भूमिका निभा रहा है एजुकेशन की फील्ड में, वो महात्मा गांधी के विचारों का सबसे उपयुक्त और सबसे प्रभावी माध्यम बना हुआ है। आप कहेंगे कि ये आपने कैसे कहा? मैं सब प्रमाण बोल रहा हूं। महात्मा गांधी ने 1909 में किताब लिखी हिंद स्वराज, जो उन्होंने स्वराज की पूरी अवधारणा दी। उस हिंद स्वराज में, यहां रतन शाह जी बैठे, इन सबको, आप लोगों को पता होगा, हितेश जी को, वो प्रश्नोत्तर के रूप में लिखी गई। प्रश्न पूछता है, कहता बापू, हमारा गरीब किसान जिसके पास 2 जून की ढंग की रोटी तक नहीं है और जिसके आगे कोई आर्थिक सुरक्षा नहीं है, उसे देखकर आपको भारत के भविष्य से डर नहीं लगता है? तो गांधी जी कहते हैं, उसे देख के डर नहीं लगता है, मुझे पढ़े लिखे लोगों को देख के डर लगता है, क्योंकि ये लोग उस सभ्यता की गिरफ्त में आते चले जा रहे हैं। उन्होंने उसके लिए शैतानी सभ्यता तक वर्ड यूज किया है। उन्होंने कहा है ये हम ब्रिटेन से मुक्त होना चाहते हैं और खुद ब्रिटेन की कॉपी बनना चाहते हैं, ये स्वराज नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि अगर आपको बाघ के अत्याचार से मुक्त होना है और खुद बाघ का स्वभाव पाना है तो यह स्वराज नहीं हो सकता। तो मैं स्वघोषित गांधीवादियों से कहूंगा, उस स्वराज में स्वराज तो आप लाए थे, यानी अपनी गवर्नमेंट, स्वतंत्र नहीं आया था। तंत्र की लड़ाई आज तक चल रही है और शिक्षा व्यवस्था के द्वारा जो हमारे दिमागों में विष भरा गया है, उस विष को निकालने के लिए एक बौद्धिक व्यवस्था के द्वारा जो एक अभियान है, जो महात्मा गांधी के हिंद स्वराज के मूल भाव के अनुरूप है, उस पे पांचजन्य ने 78 वर्षों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं। और ये भी आप समझिए, जो विचारों में मतलब किस ढंग की चीजें भरी, मैं मतलब छोटा सा, कई बार हम ये बात बोलते भी हैं, सिंपल लॉजिक इस्तेमाल करिए तो आपको ये समझ में आ जाएगा। उदाहरण के लिए, ये पिछला वर्ष 2024 एक मामले में भारत में टूरिज्म के लिहाज से बिल्कुल एक अलग वर्ष था। हमेशा एक साल में सबसे ज्यादा टूरिस्ट अगर किसी एक जगह जाते थे तो वो था आगरे का ताजमहल। पहली बार 2024 ऐसा वर्ष अगर सबसे ज्यादा टूरिस्ट गए हैं तो श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में गए हैं, 1,80,00,000। अब ताजमहल और राम मंदिर पे बस नैरेटिव में एक बात बता देना चाहता हूं। ताजमहल आप में से अगर कोई गए होंगे तो वो बताता है गाइड के साथ, देखिए कितना सुंदर आर्किटेक्चरल एक्सेलेंस है, इनकी टेक्नोलॉजी कितनी आगे थी कि उसकी जो बेस है, यानी जो नींव है, उसमें आबनूस की लकड़ी लगाई गई है ताकि अगर जमुना में बाढ़ आ जाए तो लकड़ी की वजह से वो डूबेगा नहीं, वो प्लेटफॉर्म की तरह बचा रहेगा। और आबनूस की लकड़ी इसलिए लगाई गई है कि ये एकमात्र लकड़ी है जो पानी सोखने के बाद कमजोर नहीं होती है, बल्कि उसकी स्ट्रेंथ और बढ़ जाती है। वाह, क्या सुंदर टेक्नोलॉजी है। और कॉमन सेंस यूज करिए कि जो लोग रेगिस्तान में रहते थे उन्हें बाढ़ से बचने की टेक्नोलॉजी कैसे पता थी, मगर आप सोचिए नैरेटिव ने हमारे दिमाग में भर दिया। मजे की बात ये, नैरेटिव क्या बढ़ा, आज की युवा पीढ़ी के दिमाग में बड़ी प्यार मोहब्बत की बातें आती हैं तो क्या नाम आते हैं? लैला मजनू, शीरी फरहाद, शाहजहां नूरजहां, सलीम अनारकली, जोधा अकबर। जबकि एक मुगल बादशाह बताइए जिसकी एक बीवी रही हो। दर्जन भर से कम ऑफिशियल बीवियां नहीं होती थी और किसी का हरम में 100-200 से कम औरतें नहीं होती थी। और एक स्त्री के प्रति निष्ठावान प्रेम के प्रतीक 3 पीढ़ी से भरे हुए हैं हमारे दिमाग में। जब प्यार किया तो डरना क्या, बंदों से पर्दा करना क्या। सोचिए मतलब किस प्रकार का नैरेटिव हमारे दिमाग में है। और आइए भगवान राम के बारे में, तो कहते हैं भैया सीता जी को वन भेज दिया था, देखिए महिलाओं के साथ कितना भेदभाव होता था। ये भगवान राम की वजह से वन गए थे, कैकेयी की वजह से गए थे ना। तो दुनिया में कोई एग्जाम्पल है कि कोई लेडी की इतनी पावर कि राजा को अपना डिसीजन बदलना पड़े, फ्यूचर किंग को जाना पड़े, और वरदान किस बात के थे कि युद्ध में उसने राजा दशरथ की मदद की थी। सोचिए नैरेटिव क्या होता है और कैसे दिमाग में बैठा दिया जाता है। भगवान राम के जन्म के सारे आधार मौजूद, जन्म के सारे मतलब डिटेल्स मौजूद, पूरी पीढ़ियों की व्यवस्था मौजूद, सब कुछ मौजूद, मगर वो तो साफ साबित नहीं करना है और दूसरी चीजों को लेकर मन में। तो इसलिए मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, ये नैरेटिव का खेल। अब मैं एक और अंत में उदाहरण दूं। हम तो कभी एक देश थे ही नहीं,
तो अंग्रेजों ने आके हमको एक देश किया, ठीक है साहब। और जब आप पूजा करते हैं और हाथ में जल लेते हैं तो क्या बोलते हैं? गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ये पूरा देश एक नहीं था तो पूरे देश की नदियां कैसे आ गई? और जब आप मोक्षदायिनी नगरियों का नाम लेते थे, क्या है? अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, चय सप्ताहिता, मोक्षदायका। अब आप आइए, आप कांची मठ में जाइए, वहां जब सरस्वती जी की आराधना होती तो क्या उसमें एक श्लोक में एक लाइन ये भी है, नमस्तु शारदे देवी कश्मीरपुर वासिनी। यानी वो शारदा देवी जो पीओके में चली गई, उनके साथ भी संबंध बना रहता है। भगवान कृष्ण शरीर छोड़ते हैं द्वारका में और हृदय है कहां? जगन्नाथपुरी में। पूरब और पश्चिम हृदय से ऐसे जुड़े रहते हैं। मगर क्या बताएं, नैरेटिव यह बनाया जाता है कि हम एक देश थे ही नहीं कभी। और लास्ट में एक जरूर मैं कहना चाहूंगा, हम तो साहब इतने अच्छे थे तो गुलाम क्यों हो गए? तो ठीक है साहब, अगर हम गुलाम हो गए तो इसका मतलब जो कुछ गुलामी के कालखंड में हुआ उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। हम तो गुलाम थे, जो हमारा शासक था वो जो नहीं, वो जो कुछ भी समाज में गलत हुआ जिम्मेदार तो तुम थे साहब। जब मैं गुलाम था तो जिम्मेदार कैसे हो सकता हूं? मैं तो डिसीजन ही ले पा रहा था। नहीं, डिसीजन तो तुम ही ले रहे थे, तो फिर हम गुलाम नहीं थे। नहीं, गुलाम तो तुम थे। मतलब गुलाम इसलिए बता के रखना है कि तुम्हारे मन में कॉन्फिडेंस नहीं आने पाए कि मुझे कोई गुलाम नहीं बना पाया। और उसके बाद सारी विकृतियां जो गुलामी के काल में आई, पर्दा प्रथा, ये बताइए कौन से हिंदू देवी की फोटो आपने पर्दे में देखी है? बाल विवाह, अरे हमारे यहां तो 25 वर्ष का ब्रह्मचर्य लिखा हुआ धर्मशास्त्र में। उसके बाद मगर ये सारी तुम्हारे दिमाग में भरनी है। इसलिए ये नैरेटिव के माध्यम से समझिए कि हम गुलाम भी थे, तो मगर जानते हैं हम कैसे गुलाम थे? हम खुद मुख्तार गुलाम थे। यानी गुलाम भी थे और खुद मुख्तार भी थे, ऐसा। और देखिए नैरेटिव क्या है, आज कहते हैं लेफ्ट लिबरल। एक लेफ्ट कंट्री बताइए जो लिबरल हो। मतलब लेफ्ट कभी लिबरल हो ही नहीं सकता, मगर भारत में लिबरलिज्म का प्रतीक लेफ्ट। मतलब कोई लेफ्ट लिबरल कहे तो मतलब ऐसा हो जैसे आई एम ए डिवाउट एथीस्ट, बहुत ही आस्थावान नास्तिक हूं, कोई ये कहने का प्रयास करे, वैसे ही कहना है कि लेफ्ट लिबरल होता है। तो इसलिए इस नैरेटिव के आख्यान को, और इसको आप ऐसे समझिए जैसे हमारे यहाँ कहा गया ना कि जो निरुक्ति होती थी वेदों में, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, निरुक्त में जब अर्थ निकालना हो तो प्रकरणशाह निकालना चाहिए, विवेक का इस्तेमाल करके निकालना चाहिए। सीधे सीधे अपने दिमाग में इसको नहीं धर कर लेना चाहिए। जैसे गंगा जमुनी तहजीब, भैया गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी, तहजीब तुम्हारी। क्यों नहीं कहा गंगा जमुनी संस्कृति? ना ना ना, तहजीब वर्ड लाना है, गंगा जमुनी के साथ तहजीब लाना है। जबकि गंगा जमुनी सो कॉल्ड तहजीब वही है जहां गंगा को माता मानते हैं, जमुना को माता मानते हैं, वहीं गंगा जमुनी तहजीब वर्ड यूज करना है, संस्कृति नहीं यूज करना है। क्योंकि संस्कृति से स्वाभिमान आएगा और तहजीब से वो स्वाभिमान दूसरी तरफ चला जाएगा।